अल्पसंख्यक वर्ग का मत अथवा सवर्ण वर्ग का मत शासन को अब नहीं, केंद्र सरकार को अब नहीं चाहिए। इसलिए वो आपके बच्चों का शैक्षिक नरसंहार कर रही है। इसमें समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सामान्य वर्ग का, उनके छात्रों का या ऐसे अन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यदि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के विरुद्ध कोई झूठी शिकायत की जाती है तो उस दशा में उसको कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है इस पूरी बिल। शिकायतकर्ता के विरुद्ध यदि कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी या ऐसा कोई प्रोविजन इसमें मेंशन नहीं किया गया। शिकायत होते ही शिक्षा से वंचित कर जाएगी। उसके विरुद्ध जब आप सामान्य तरीके से समझिए मिश्रा जी कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज करा दी जाती है तो मानसिक रूप से वो अपने को आपको प्रताड़ित महसूस करता है। ये हमारे छात्रों के शैक्षिक नरसंहार का प्रतीक है। मैं इससे ज़्यादा अपनी बात को और कैसे रखूं? अगर अनुशासन समिति पाती है या समता समिति पाती है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए तो उसकी डिग्री रोकी जा सकती है, उसको रेस्टिकेट किया जा सकता है। अगर आप नहीं लागू करते हैं आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट होल्डर तो फिर आपके अगेंस्ट कार्यवाही होगी। इस चीज़ को प्रोविजंस किया गया है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी ने नए नियम कुछ लाए हैं जिसको लेकर तमाम सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 2012 के नियम थे उसी को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन तमाम सारे छात्रों का और शिक्षकों का, प्रोफेसर का मानना है कि इसमें जो है सवर्ण समाज का नुकसान होगा। सवर्ण के लिए कोई पावर नहीं दी गई है। शिकायत कोई झूठी करे या सही करे उन पर कार्रवाई तय है। शिकायतकर्ता को भी अगर शिकायत झूठी है तो कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होगी। लेकिन किसी भी भ्रांति को, किसी भी कानून को समझने के लिए एक अच्छे अधिवक्ता की ज़रूरत होती है। तो हमारे साथ अधिवक्ता हैं DK मिश्रा जी, जिनको प्यार से लोग दिनेश प्रखर भी कहते हैं। इन्होंने इस बिल को पूरा अध्ययन किया है और इन्हीं से हम जानते हैं कि जो भ्रांतियां हैं सच्चाई क्या है, कि जो यूजीसी का जो नया बिल आया है इसकी सच्चाई क्या है। दिनेश प्रखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम। ये जो यूजीसी ने नया बिल आया है 2026 में, तो क्या है सच्चाई क्या है? 2012 वाला बढ़ाया गया है, आखिर सच्चाई क्या है? सवर्ण तमाम परेशान हैं, डर है उनको। सर, हमने इस बिल को डीप स्टडी किया एज एन एडवोकेट भी और एक सवर्ण समाज के सदस्य के रूप में भी। हमने ये देखा कि इस बिल में जो 2012 की जो बिल लाई गई थी उसको प्रतिस्थापित करते हुए उसके स्थान पर केंद्र शासन द्वारा एक नई बिल लाई गई है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की लाइट में। तो इसमें तमाम ऐसे प्रोविजंस हैं, स्पेशली इसमें सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7, इनको जनरल कास्ट के पर्सन्स को देखना चाहिए। इससे आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। मैंने इसको अधिवक्ता के रूप में जब देखा तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। देखिए, मैं कुछ चीज़ें इसकी विशेष तौर पर जो बिंदु हैं उनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आप सबके सामने। इसमें इसका जो धारा 5 है वो समान अवसर केंद्र की बात करता है। समान अवसर केंद्र प्रत्येक उच्च शिक्षा जो है यूनिवर्सिटीज़ में, उच्च शिक्षा संस्थानों में एक ऐसा केंद्र बनाया जाएगा जिसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थियों, विशेष करके पिछड़े, हरिजन वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के छात्रों के लिए अगर कोई भेदभावपूर्ण कृत्य किया जाता है तो उनके विषय में जो एक्शन होगा उस पर ये कार्य करेगा और उस पर नज़र रखेगा। तो ये सेक्शन 5 में प्रोविजंस हैं इसके। लेकिन इसकी जो कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी की हायरार्की है, उसको सेक्शन 6 कवर करता है। इसमें जो प्रमुख सदस्य होंगे, इसमें संस्था का जो अध्यक्ष होगा, बोर्ड हेड, वो होगा। इसमें जो है प्रोफेसर होंगे 3 सीनियर प्रोफेसर और शिक्षा संस्थान का 1 कर्मचारी होगा इसमें। साथ ही साथ 2 छात्र प्रतिनिधि आएंगे। लेकिन इसमें जो बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है वो ये है, सेक्शन 5 का सब सेक्शन 6 कहता है इसमें समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सामान्य वर्ग का, उनके छात्रों का या ऐसे अन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अल्पसंख्यक की बात नहीं उठाई गई, सामान्य वर्ग की बात नहीं उठाई गई, एक बात। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के विरुद्ध कोई झूठी शिकायत की जाती है तो उस दशा में उसको कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है इस पूरी बिल में। तो ये
कुछ एक बातें हैं जो इसको जो है सवर्ण विरोधी साबित करती हैं, और मैं इसको दूसरे अर्थों में कहूँगा, एक अधिवक्ता के रूप में भी और एक व्यक्ति के रूप में भी, सवर्ण जो है व्यवस्था के व्यक्ति के रूप में भी कहूँगा कि ये हमारे छात्रों के शैक्षिक नरसंहार का प्रतीक है। मैं इससे ज़्यादा अपनी बात को और कैसे रखूं, समाज को इसको सोचना, और प्रोफेसर को भी बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं कि इसको संपूर्ण सवर्ण समाज को इस विषय में सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, विशेषकर छात्रों के लिए, सवर्ण छात्रों के लिए। यह आने वाला बिल जो 13 जनवरी 2026 से प्रवृत्त हो गया है, भारत के असाधारण गजट में प्रकाशित हो गया है, इस पर उनको अपनी बात देखनी चाहिए और इसको स्टडी करके इसको रोल बैक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जाकर गवर्नमेंट का विरोध करना चाहिए था और उसको रोल बैक करने के लिए उस पर प्रेशर करना चाहिए था। अच्छा, 2012 में था जो शिकायतकर्ता की अगर शिकायत झूठी पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल। इस बिल में क्या ऐसी चीज़ें हैं? सर, इसकी ड्राफ्टिंग में भी था, इसकी बेसिक ड्राफ्टिंग में भी था, इसकी प्राइमरी ड्राफ्टिंग में था, लेकिन जब फाइनली इसको रेगुलेट करने की बात आई उस समय अमेंडमेंट के ज़रिए इस फैक्ट को हटा दिया गया और जो नई बिल 13 जनवरी 2026 से पब्लिश की गई और गजट असाधारण में प्रकाशित हुई है, प्रभावी है, उसमें यह प्रोविजंस अब नहीं है। शिकायतकर्ता पर कोई बिल्कुल नहीं। शिकायतकर्ता के विरुद्ध या कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी या ऐसा कोई प्रोविज़न इसमें मेंशन नहीं किया गया है। अच्छा, अगर कोई पिछड़ा या SC ST का छात्र है या छात्रा है, उसने शिकायत कर दी जी, तो फिर कार्रवाई किस तरीके की होगी? सर, उसके लिए 2 कमेटियां बनाई गई हैं। एक तो सबसे पहले धारा 5 कहता है इसका समान अवसर केंद्र, तो इक्विटी सेंटर की बात करता है। इक्विटी सेंटर के अलावा इसमें और बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई गई है, एक अस्थाई प्रोफेसर होगा, वो इंक्वायरी जो समिट होगी उसका हेड होगा। साथ ही साथ इसमें जो है एक समता समिति बनेगी। ये सेक्शन 5 के सब सेक्शन 5 में डिफाइन है कि समान अवसर केंद्र में एक समता समिति होगी। समता समिति का काम होगा शिकायतों की जांच किया जाना। इन शिकायतों की जांच करेगी। सेक्शन 6 में हायरार्की जो दी गई है उस पर गठित कमेटी की जांच जो है वो पूरी हो जाएगी और पूरी होने के बाद ये जो है बोर्ड के सामने रखी जाएगी इसकी जांच। इसकी सेक्शन 6 का सबसेक्शन 6 कहता है कि जो केंद्र का समन्वयक होगा वो पदेन सदस्य सचिव के रूप में काम करेगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन आता है 9। सेक्शन 9 में हम देखते हैं कि समिति की बैठकें वर्ष में 2 बार होंगी, कम से कम शब्द आया है 2 बार होंगी। मान लीजिए किसी सवर्ण छात्र के विरुद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाता है, ऐसी कोई झूठी शिकायत कर दी जाती है जिस पर समता समिति काम करती है और उस पर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है, तो कम से कम 2 बैठकें होंगी। इस बीच में अगर कोई टाइम पीरियड बीतता है तो वो जो गैप फुलफिल नहीं हो सकता है बच्चे का, सवर्ण समाज के बच्चे का, वो जो अपने शिक्षा से दूर रहेगा, शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, होते ही शिक्षा से वंचित कर दिया उसके विरुद्ध जब आप सामान्य तरीके से समझिए मिश्रा जी कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज करा दी जाती है तो मानसिक रूप से वो अपने को आपको प्रताड़ित महसूस करता है। उस दशा में उसका पठन पाठन, सामाजिक स्तर और उसका रहन सहन तक प्रभावित होने लगता है। तो ऐसी दशा में सामान्य सी बात है कि शिक्षा उसकी प्रभावित होगी और उससे हट जाएगा। अगर जांच में दोषी पाया जाता फिर क्या कर? जांच में दोषी पाए जाने पर उसमें 2 तरीके से कार्रवाई हो सकती है। एक तो उसके विरुद्ध अगर आपराधिक विधि पाई जाती है, आपराधिक अधिनियम उसके विरुद्ध लागू पाया जाता है तो उसमें पुलिस में शिकायत हो जाएगी और पुलिस आगे की फर्दर प्रोसीडिंग करेगी। अगर अनुशासन समिति पाती है या समता समिति पाती है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए तो उसकी डिग्री रोकी जा सकती है, उसको रेस्टिकेट किया जा सकता है, उस पर ये प्रबंध लगाया जा सकता है, प्रोविजंस किए जा सकते हैं कि आप कॉलेज में एंट्री न करें। तमाम अन्य तरीके भी इसमें प्रेस्क्राइब किए गए हैं। अच्छा, पहले था कि कोई यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय इसको लागू करे ना लागू करे, अब नहीं, अब तो मैंडेटरी प्रोविजंस में है। अब शैल प्रजम्पशन आता है कि इसको लागू करना ही होगा। अगर भारत में बिल्कुल अगर आप नहीं लागू करते हैं आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट होल्डर तो फिर आपके अगेंस्ट कार्यवाही होगी। इस चीज़ को प्रोविजंस किया गया है इस सेक्शन में। ये सेक्शन 11 है, जो बिल का सेक्शन 11 है, इसमें क्लियर कट कहता है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और इसको अपने यहाँ लागू नहीं करता है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जितनी भी योजनाएं हैं
उनमें पार्टिसिपेशन से उसको वंचित कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ कि वो उपाधि अथवा डिग्री का जो प्रोग्राम चलाता है उससे उसको वंचित कर दिया जाएगा। अगर कोई ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा संचालित होती है उस संस्थान से उसको जो है वंचित कर दिया जाएगा। और उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से भी उसको हटा दिया जाएगा, इनकी मान्यता भी समाप्त। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार ने दबाव भी बनाने का प्रयास किया है शिक्षा संस्थानों पर। अगर कोई स्वायत्तशासी शिक्षा संस्थान है जो अपने यहाँ इस बिल को न लागू करना चाहें तो इसके लिए सरकार का हंटर है और सेक्शन 11 यह हंटर चलाने का काम करेगा। बिल्कुल। ये अच्छा, अगर कोई एक सवाल हमारा है, जैसे कोई छात्र प्राइवेट जी बीए प्राइवेट जैसे बीए करते हैं तो प्राइवेट छात्र के ऊपर भी शिकायत की जा सकती है? देखिए, दो चीज़ें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। ये बिल जो है उन संस्थागत छात्रों के लिए है जो कॉलेज कैंपस में इंटर करते हैं। अगर किसी सवर्ण छात्र ने कॉलेज कैंपस में इंटर नहीं किया है तो फिर प्राइमा फेसी यह बिल उन पर अप्लाई नहीं होता है। हार मानने तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, अब उस कंडीशन में मैंने कहा ना, अगर आप कॉलेज कैंपस में एंटर होते हैं उस दौरान अगर ऐसी कोई घटनाएं पाई जाती हैं तो प्रथम दृष्टया, मान लीजिए जैसे मैं फार्म भरने गया, मुझसे कोई व्यक्ति जलन रख रहा है, कोई छात्र, कि इनको आ जाने दो, बस हम शिकायत कर देंगे। यही तो मेरी बात है। मान लीजिए आप फॉर्म भरने गए, आपको नहीं पता है कि सामने वाला बच्चा किस वर्ग से संबंध रखता है, अगले ने आपके विरुद्ध शिकायत कर दी कि नहीं जो है पत्रकार महोदय आए थे, उन्होंने हमारे खिलाफ ये किया, हमको ऐसे इम्पीच करने की कोशिश की, तो आप फंस जाएंगे मिश्रा जी। आपके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा, बिकॉज आप भी एक सामान्य वर्ग के छात्र हैं और वो एक विशेष वर्ग का छात्र है। तो इंक्वायरी कमेटी तय करेगी कि आप गिल्टी हैं कि नहीं हैं। ये सब भ्रांतियां हैं इस चीज़। गिल्टी नहीं है तो भी शिकायतकर्ता को कोई कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, उस पर तो कोई कार्यवाही नहीं। मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसमें वो सारे प्रोविजंस जो हैं वो रिपील कर दिए गए हैं। 2012 की जो बिल आई थी उसमें प्रोविजंस थे। अच्छा, तो जो छात्र है सवर्ण कैटेगरी का जी, वो कहीं अपील नहीं कर सकता है, कहीं ऐसा कुछ है उसको? कोई अपील के प्रोविजंस हैं इसमें अपील की प्रोविजंस हैं, लेकिन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अपील के प्रोविजंस हैं। इसमें जो है 30 दिनों के अपील का प्रोविज़न है। 30 दिनों की अपील की प्रोविज़न। सबसे पहले तो जो रिपोर्ट आएगी उस पर 15 दिनों में इंक्वायरी पूरी होगी और इंक्वायरी पूरी होने के बाद जब बोर्ड हेड के सामने रखी जाएगी रिपोर्ट, तो 7 दिनों में उसको एक्शन लेना होगा। एक्शन के बाद अगर उसके कोई एडवर्स ऑर्डर आता है सवर्ण समाज के बच्चे के खिलाफ तो वो अपील करेगा। ये अपील सेक्शन 9 में प्रोवाइड है। सेक्शन 9 में जब अपील करेगा तो वहाँ जो है लोकपाल के समक्ष अपील करेगा। लोकपाल के समक्ष अपील करेगा और अपील को सुविधाजनक बनाने के लिए लोकपाल के द्वारा संबंधित को एमिकस क्यूरी उपलब्ध कराया जाएगा। न्यायमित्र कहते हैं, एमिकस क्यूरी अवेलेबल करवाया जाएगा और उसका जो पारिश्रमिक है एमिकस क्यूरी का वो संबंधित शिक्षा संस्थान भुगतान करेगा। जी। तो आपके कहने का मतलब ये बिल जो है सवर्णों के हित में नहीं? मैं सीधे और सपाट शब्दों में कहना चाहता हूँ सभी सवर्ण समाज के बच्चों से कि देखिए, भारत की तत्कालीन जनसंख्या लगभग 150 करोड़ के आसपास है, जिसमें सवर्ण समाज की हिस्सेदारी 28% के तकरीबन और अल्पसंख्यक समाज की हिस्सेदारी तकरीबन 14%। दोनों को मिला करके आप टोटल 63 करोड़ के आसपास होते हैं। शेष संपूर्ण भारत की जनसंख्या ओबीसी, एससी, एसटी मिला करके जाती है। तो अब बिल जो लाया गया है वो शासन की एक विशेष मंशा के तहत लाया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग का मत अथवा सवर्ण वर्ग का मत शासन को अब नहीं, केंद्र सरकार को अब नहीं चाहिए, इसलिए वो आपके बच्चों का शैक्षिक नरसंहार कर रही है। मैं एक अधिवक्ता के रूप में जब बिल की मैं स्टडी करता हूं तो पाता हूं कि कहीं न कहीं ये सवर्ण बच्चों को शिक्षा से प्रथम दृष्टया वंचित करने का काम सरकार इस बिल के ज़रिए करने जा रही है। मैं एक अधिवक्ता के रूप में जब बिल की मैं स्टडी करता हूं तो पाता हूं कि कहीं न कहीं ये सवर्ण बच्चों को शिक्षा से प्रथम दृष्टया वंचित करने का काम सरकार इस बिल के ज़रिए करने जा रही है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस बिल को आप स्टडी करें। साधारण सी बात है, आप गूगल करें और PDF डाउनलोड करें। जो भारत सरकार का गजट असाधारण है उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन इसके दिए गए हैं। आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में पढ़ें, अगर आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं तो अंग्रेजी में पढ़ें। और इस बिल को जो है रिवोक लेने के लिए, वापस लेने के लिए, रोल बैक करने के लिए आप केंद्र सरकार के सामने संवैधानिक तरीके से अपना विरोध अवश्य दर्ज कराएं। अन्यथा आपका, अगर आप सवर्ण परिवार से हैं तो आपका बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित होने जा रहा है भय के कारण कि अगर आप खुद डरेंगे,
अपने बच्चे को यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में भेजते हुए कि अगर मेरा बच्चा कॉलेज कैंपस में जाता है, गलती से भी उसने पूछ लिया वर्मा जी कैसे हैं, शर्मा जी कैसे हैं, प्रजापति जी कैसे हैं, तो फिर वो अपराध कर देगा और उस अपराध की का दंड उसको रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, उसकी डिग्री रोकी जा सकती है, उसके साथ और तमाम कार्यवाहियाँ हो सकती हैं। डर बना रहेगा कि अब निश्चित तौर भेजेंगे हम बच्चे को तो शायद मुकदमा न लड़ा पड़े। बिल्कुल निश्चित तरीके पर कोई बड़ी बात नहीं है कि तमाम झूठी घटनाएं आएँ और भविष्य में आप देखेंगे। मुझे लगता है कि SC/ST एक्ट पर्याप्त था, जबकि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने भी उसके दुरुपयोग की बात स्वीकारी है, अपने तमाम वर्डिक्ट्स में भी इस बात को उठाया है कि SC/ST एक्ट में तमाम मिसयूजेस हुए हैं उसके। रिजर्वेशन पर्याप्त था, रिजर्वेशंस की बात आपने देखी, क्राइटेरिया मेंटेन न करते हुए भी बच्चे रिजर्वेशन के कारण आज मेरिट में आ रहे हैं और एक सामान्य वर्ग का बच्चा मेरिट में आते हुए भी अपनी जगह सुरक्षित नहीं कर पा रहा। अच्छा, एक चीज़ और हमने सुना है इस बिल में है कि जैसे कट ऑफ सामान्य वर्ग के बच्चे का 350 नंबर कर दिया गया, तो वो 350 नंबर अगर कोई SC/ST OBC लेकर आ जा रहा है तो सामान्य वर्ग में वो घुस जाएगा। वो दूसरा एक मामला है, वो इस बिल से संबंध नहीं रखता है फिलहाल। उसमें ऐसी कोई बात नहीं, वो एक वर्डिक्ट के तहत आया है, लीगल वर्डिक्ट के तहत। हाँ, इसमें ऐसा मामला है कि अब अगर पहले ये था कि बीच में प्रोविजंस आए थे लीगल वर्डिक्ट के राइट में कि ऐसा कोई SC/ST कैटेगरी का लड़का जनरल कैटेगरी की सीट नहीं लेगा, लेकिन अपेक्स कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में अब लीगल वे में ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जनरल कैटेगरी की सीट अब OBC और SC/ST का बच्चा भी पा पाएगा। तो बिल की जो सच्चाई थी यही सच्चाई थी। बिल्कुल, जहाँ तक मैंने अधिवक्ता के रूप में इसको पढ़ने के बाद देखा और जाना है, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और मैं संपूर्ण सवर्ण समाज से ये आग्रह करता हूँ कि आप अपने बच्चों के शैक्षिक भविष्य के लिए उठिए, जागिए और संवैधानिक तरीके से सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज करवाइए। तो आप थे अधिवक्ता DK मिश्रा जी। दिनेश प्रखर जी, इन्होंने जो UGC का नया बिल आया है इसका पूरा अध्ययन किया है और उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको पूरी जानकारी दी। आप लोग क्या सोचते हैं बिल के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग देखते रहें गुंडा बोली पोस्ट।